कि हम प्राकृत भाषा का शिविर पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से आयोजित कर रहे हैं, तो हमारा आम श्रावक इस बात को समझ नहीं पाता है कि हम किस भाषा की बात कर रहे हैं। उसके लिए प्राकृत शब्द भी अपने आप में एक नया शब्द है। एक सज्जन मुझसे कहने लगे, क्या प्राकृत चिकित्सा का शिविर है कोई? उनको प्राकृत और प्राकृतिक इन दो शब्दों का भी अंतर नहीं पता है। संस्कृत से तो अधिकांश लोग परिचित हैं, संस्कृत भाषा का नाम जानते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मूल भाषा, आगम की भाषा, भगवान महावीर स्वामी की भाषा का, जिस भाषा में उस समय आचार्यों ने ग्रंथ लिपिबद्ध किए, उस भाषा का परिचय भी प्राप्त नहीं। इसलिए चिंता का विषय था ही। जब बालक 45 दिन का होता है और उसे हम मंदिर में लाते हैं, तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन के साथ साथ उसके कर्ण पटल पर सबसे पहली बार णमोकार महामंत्र का श्रवण कराते हैं, और ये इस बात का द्योतक है कि उसका जीवन हम प्राकृत से प्रारंभ कर रहे हैं। और यदि भाषा का ही बोध नहीं होगा तो उस बालक की ना तो प्राकृत होगी, ना उसकी कोई प्रकृति होगी, ना उसका कोई संस्कार होगा। इसलिए आज यदि सर्वाधिक आवश्यकता है तो हमें अपनी भाषा को भी बचाने की आवश्यकता है। जीवन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है संस्कारों की रक्षा करना। और संस्कारों की रक्षा संस्कृति से होती है और संस्कृति की रक्षा भाषा से होती है। यदि भाषा का संरक्षण हमने नहीं किया तो हम अपने आगम में, ग्रंथों में लिखी मूल बात को समझ नहीं पाएंगे। आज सब यह कहते हैं महाराज श्री की आगम को बदल दिया गया है। मैं पूछता हूं, आगम को बदल दिया गया है वही कह सकता है जो आगम को, भाषा को आगम की भाषा के साथ समझता हो। यदि आपने कह दिया आगम बदल दिया, मैंने कहा आगम बदल दिया, आपने इस तरह से, यह तो एक भेड़चाल या कहें कि एक ने कहा और हुआ हो गया। लेकिन पूज्य श्री कहते हैं नहीं, एक दिन आएगा जब आप कहेंगे कि यहां पर यह शब्द होना चाहिए था, इस शब्द का यह अर्थ है, यहां यह पंक्ति होनी चाहिए थी, इस पंक्ति का यह अर्थ है, तब हम समझ पाएंगे कि आगम क्या कहता है। इसलिए महाराज श्री इस पर बहुत विशद प्रकाश डालेंगे कि प्राकृत भाषा कब प्रारंभ हुई, क्या उसका इतिहास है, हमारे आचार्यों ने किस तरह उसका संरक्षण किया, शास्त्रों का लेखन हुआ, वो सारी बातें हम पूज्य गुरुदेव के पावन मुखारविंद से सुनेंगे। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। इस भारतवर्षीय प्राकृत भाषा का जो एक अंतर्राष्ट्रीय हमने शिविर के आयोजन की प्रकल्पना पूज्य गुरुदेव की साकार करने का प्रयास किया है, और संयोजक होने के नाते मैं डॉक्टर पंकज जैन शास्त्री, पंडित अंकित जैन शास्त्री और पूज्य मुनित्रय के मार्गदर्शन में हम इसे आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे समाज के प्रमुख हैं श्री भाई साहब श्री अशोक जी खासगीवाला जी, टीके वैद्य जी, और भी हमारे हसमुख गांधी जी। मैं कहूँ जितने भी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, वो कार्यकर्ताओं का मैं यहाँ क्रम से जब समय आएगा और वो बात यहाँ रखी जाएगी, लेकिन इसको विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं। यह चूंकि प्रथम शिविर है, महाराज श्री ने कहा कि जब हम लिख रहे थे तो महाराज श्री बोले वहां प्राकृत शिक्षण शिविर प्रथम और इंदौर, ये इस इंदौर की पावन धरती का, समोशरण जैन मंदिर का यह परम सौभाग्य है कि यह एक ऐसे कार्यक्रम का प्रवर्तन का शुभारंभ, मंगलाचरण है। शिविरों की जो श्रृंखला चलेगी, उस श्रृंखला का मंगलाचरण हम यहां से करने जा रहे हैं। आप आगे देखेंगे कि महाराज श्री की प्रकल्पना यह है, हर प्रतिवर्ष नहीं, हम हर 2 महीने 3 महीने में प्राकृत भाषा के लिए इस तरह के शिविरों का आयोजन अनेक स्थानों पर करेंगे। लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो यह बात लिखी जाएगी कि पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के उस प्रेरणा और सानिध्य में पहला अगर शिक्षण शिविर हुआ था तो वो इंदौर की पावन नगरी में हुआ था। तो इस गौरव के साथ, एक मंगलाचरण के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। मैं दीदी ब्रह्मचारिणी आशा दीदी जी को यहाँ सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आएं और हमारी बहनें भी, और भी बहनें आएं और इस मंगलाचरण विधिवत करके इस कार्यक्रम को हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। आइए दीदी जी।
मंगलम गतिमोगणी मंगलम कंदे कंद्याद्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव साठ विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रुत संवेगी परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मंगलाचरण के उपरांत अब हम चित्र का अनावरण करेंगे, ज्ञानदीप का प्रज्वलन करेंगे और बड़े ही हर्ष का विषय है क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह एक तरह से प्रबुद्ध श्रोताओं का है कार्यक्रम। पूज्य महाराज श्री ने पहले ही निर्देश किया था कि जिनका पंजीयन होगा वे कक्षा में बैठेंगे और सामान्य श्रोता अपने पीछे की पंक्ति में बैठना चाहेंगे तो बैठ सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि पहला दिन है और विभिन्न स्थानों से जो अभी शिविरार्थी आ रहे हैं वे सभी यहाँ आएंगे तो शायद मुझे ऐसा जो प्रतीत हो रहा है कि बैठने का स्थान यहाँ अपना कम पड़ जाएगा। तो दोपहर के सत्र में ये संख्या दोगुनी दिखेगी और कल के सत्र में हो सकता कि सामान्य श्रावकों के लिए हमें स्थान बनाना पड़े, कम स्थान पड़ जाएगा। और अभी हर्ष का विषय है, आदरणीय श्री प्रकाश छाबड़ा जी हमारे मध्य में विराजमान हैं, आए हैं, उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। विकास छाबड़ा जी, तो मैं विकास छाबड़ा जी का भी यहाँ स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। सभी आदरणीय विकास छाबड़ा जी, अशोक खासगीवाला जी, भैया अजित भैया जी और हमारे हसमुख गांधी जी, अरुण जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आप आएँ और चित्र का अनावरण करना है। पूज्य आचार्य प्रवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज श्री का जो चित्र है उसका अनावरण करके हम गुरुदेव के मंगल प्रेरणा और सानिध्य में, अभी मैं रायपुर गया था और पूज्य आइए आप लोग, पूज्य आचार्य महाराज से मैंने चरणों में निवेदन किया कि गुरुदेव हम इस प्रकार का कार्यक्रम करने जा रहे हैं और पूज्य मुनित्रय की मंगल प्रेरणा है। तो पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि यह कार्य तो होना ही चाहिए। तो ऐसे जो चर्या शिरोमणि हैं, सरल मना हैं, अध्यात्म के राजहंस हैं, जिनकी प्रतिभा और मेधा निरंतर तत्व के अन्वेषण में लगी रहती, आइए ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य, उनके आशीर्वाद से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। बोले परम पूज्य चर्या श्रोमणि गुरुवराचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। साथ में ज्ञानदीप का प्रज्वलन करना है। ज्ञानदीप का प्रज्वलन कर रहे हैं। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिर जालहरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा। ऐसे लीली चित्र आ रहा है, थोड़ा दिखा। हाँ पंकज जी,
कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं और जिस क्षण का हम सभी को बड़ी ही आतुरता से प्रतीक्षा है और वह है प्राकृत क्या है, प्राकृत की प्रकृति क्या है। शायद कुछ लोगों के लिए यह एक शब्द ही नया हो कि प्राकृत शब्द क्या है और इसमें कितनी गंभीरता है, इसका क्या, हम अपनी भाषा में कहें इसका क्या वजन है। क्योंकि कहते हैं कि जो जिस विषय में निष्णात है वही उसका महत्व समझ सकता है। और पिछले अनेक वर्षों से आपको शायद ज्ञात हो या ना हो, पूज्य महाराज श्री आदित्य सागर जी महाराज श्री और हमारे अपरिमित सागर जी, सहज सागर जी दक्षिण भारत में थे और दक्षिण भारत के कोने कोने में जाकर के आज से हजारों वर्ष पहले हमारे आचार्यों ने अपनी लेखनी से, या कहना चाहिए कि अपने जीवन के समर्पण से जो सृजन किया था और जो शास्त्र लेखन किया था, पांडुलिपियां वहां जाकर के उनको देखा, खोजा और उनकी लिपि को समझने का प्रयास किया। और ना केवल प्रयास किया, उस लिपि को सीखा। जो हाले कन्नड़ लिपि, जिस लिपि का हमारे लिए केवल वह जैसे कहते हैं कोरा कागज और कोरे कागज पर उभरी हुई केवल आकृतियां हैं, लेकिन उनका रहस्य समझने के लिए गांव गांव में जाकर के, जहां ना लोग हिंदी भाषा समझते थे, ना जहां लोग विषय समझते थे, केवल रत्नत्रय की आराधना करने वाले और स्वयं रत्नत्रय की साक्षात यह त्रय मूर्ति जो हमारे सामने विराजमान है, अनेक परिशहों को सहन करते हुए दक्षिण भारत के कोने कोने में जाकर के दुर्लभ शास्त्रों का वहां अन्वेषण किया, उसकी भाषा समझी, लिपि समझी और आज वह अमृत रसायन हम सबके सम्मुख पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से हम प्राप्त करेंगे। जो शिविरार्थी आ रहे हैं, महाराज श्री शिविर शब्द पर मैं विचार कर रहा था, 1 मिनट में उस पर हम विचार करते हैं। शिविर शब्द क्या होता है? शिविर शब्द में जो शिव है वह शिव शब्द मोक्ष का प्रतीक है। शिविर शब्द का शिव शब्द मोक्ष का प्रतीक है और जो ई है वो गमनार्थक अर्थ में है। जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला है वह होता है शिविर। क्योंकि यहां पर जो पाठ्यक्रम होगा, यहां पर जो उपदेश होगा वो हमारे मोक्ष मार्ग में सहायक बनेगा, इसलिए ये शिविर हमारा मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी होगा। इस भावना से पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम चलते हैं। दोपहर में जो यत्र तत्र से विभिन्न प्रांतों से शिविरार्थी आ रहे हैं वो अधिकांश आ जाएंगे, तो विधिवत कक्षा दोपहर में प्रारंभ होगी। दोपहर का समय अभी आपको बता दिया जाएगा, निश्चित समय पर आप यहां उपस्थित रहेंगे। अभी महाराज श्री प्राकृत का एक परिचयात्मक प्रवचन हम सबको दे रहे हैं, उसके संदर्भ में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हमारे लिए भी नई होंगी, आपके लिए भी नई है। और हमने पंच कल्याणक तो बहुत किए हैं और कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के उपक्रम को शायद इसका महत्व हम तब समझ पाएंगे जिसको ज्ञान का महत्व पता होगा, और वो ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का महत्व हमें पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से समझ में आएगा। इस पुनीत मंगल भावना के साथ मैं गुरुदेव के चरणों में, पूज्य महाराज श्री के चरणों में आप सबकी ओर से और अपनी ओर से करवद्ध विनम्र होकर के पुनीत पौढ़ा पुण्येन बारंबार प्रार्थना कर रहा हूँ, हे गुरुदेव आप अपनी पावन पीयूष देशना से, पावन मुखारविंद से हम सभी भव्य जीवों को प्राकृत विषयक उद्बोधन दे करके, मंगल देशना दे करके हम सबका जीवन कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय मंगल बुदाणं विमलाणं
नानुदंसनमयाडं तैलोयसेहराडं नमो सयासव सिद्धाडं नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरियाडं नमो वज्जायाडं नमो लोयेत्सव सागूढ़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवाधिदेव कजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमना कोटि मां मुनराजों की। भव्य बंधु, भाषा भावों की अभिव्यक्ति का नाम है, जिसके अंतरंग में जैसे भाव होते हैं, जिस जीव की जैसी परिणति होती है और उस परिणति में जैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव उसको मिल जाता है, वैसी उसकी भाषा हो जाती है। दो प्रकार की भाषा होती है। भाषा कृत्रिम होती है, एक भाषा अकृत्रिम होती है। संस्कृत जो भाषा है वो कृत्रिम भाषा है, और जो प्राकृत भाषा है वो अकृत्रिम भाषा है, वो बोलचाल की भाषा है। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े रिसर्च करने वालों ने इस पर बहुत खोज की है, हमने भी इसमें बहुत खोज की है। संस्कृत भाषा प्रारंभ से ही साहित्य की भाषा रही है, अभी से नहीं, हजारों वर्ष पूर्व से भी संस्कृत भाषा जो है वो साहित्य की भाषा रही है, और प्राकृत भाषा प्रारंभ से ही बोलचाल की भाषा रही है। लेकिन पूर्वाचार्यों ने उस बोलचाल की भाषा को सूत्रों में निबद्ध किया है। पंडित पंकज जी, आचार्यों ने उस भाषा को सूत्रों में निबद्ध करके उसकी व्याकरण बनाई, ताकि वो सामान्य व्यक्ति के लिए सहज और सुलभ हो। जो सबसे प्राचीन ग्रंथ अभी उपलब्ध है वो जैन दर्शन का नहीं है, लेकिन उसकी भाषा जो है वो संस्कृत ही है। इससे इस बात की सिद्धि होती है कि प्राकृत से संस्कृत नहीं बनी। इस बात को आगे मैं भी लूंगा। प्रारंभ करते हैं प्रारंभ से। ये प्राकृत का विकास कैसे हुआ और हिंदी कैसे आ गई, संस्कृत कब आई थी। एक बात ध्यान रखना कि धातुएं जो हैं वो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की बनाई हुई नहीं है, ये अनादि से हैं। व्याकरण का वर्णन द्वादशांग में भी है। ये जो संस्कृत है ये प्रारंभ से ही भाषा रही है, किसकी, साहित्य की। क्योंकि साहित्य लिखा जाता है गूढ़ रूप में, सूत्र रूप में, गाथा रूप में, तो उसके लिए कहीं ना कहीं संक्षेपीकरण चाहिए, समास चाहिए। दो भाषाओं की मैंने चर्चा की थी, कृत्रिम और एक अकृत्रिम। प्राकृत जो है वो अकृत्रिम भाषा है। बच्चा बचपन से ही कहता है मम्मम मम्मम। मम्मम बोले तो उसके लिए पानी चाहिए, अम्मा। जबकि आप प्राकृत संस्कृत में बोलोगे तो उसमें होता है अम्बा। संस्कृत में बोलते हैं अम्बा, प्राकृत में बोलते हैं अम्मा। तो ये अम्मा शब्द कहां से आया। और एक चीज और देखिए, आप बड़ा प्राकृतिक से जीते हैं। जितने भी लोग बैठे हैं अपना मोबाइल साइलेंट में कर लें पहले।
भगवान की आप सभी स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? तो जो स्तुति शब्द है वो आधा सा, ता में ई की मात्रा और ता में ऊ की मात्रा, स्तुति, स्तुति ऐसे बनता है। इसमें ई कहाँ है? लेकिन आप क्या बोलते हैं? स्तुति, स्तोत्र, श्लोक बोलते कि नहीं? कैसे बोल पाते? ये आपका प्राकृत का एक्सेंट है। आपको समझ में आ रहा ना? सुनाई दे रहा ना सबको? आवाज आ रही कि नहीं पीछे तक? अब सुनिए, जो एक्सेंट है वो आपका पर्सनल है। इंग्लिश की भी भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सेंट मिलते हैं। अमेरिकन एक्सेंट अलग है, इंडियन एक्सेंट अलग है। क्यों है ऐसा? क्यों है? आप बोलते हैं रेस्टोरेंट और रशिया बोलते हैं रेस्तरां, रेस्तरा। तो ये उनका एक्सेंट है, लेकिन जो भारतीय है उनके पास प्राकृत का एक्सेंट होता ही है। स्कूल कोई नहीं बोलेगा, स्कूल बोलते हैं, उसमें ई देते हैं। ये ई दे कौन रहा है? ये कोई ई दे नहीं रहा, ये ई आपके अंदर से आता है। और कहां क्या देना है वो अपने आप आता है। शमशान, स्मशान कोई नहीं बोलता, शमशान। तो यहां जो आधा शाह है उसको उन्होंने आ दिया है, स्तुति में ई दिया है कि नहीं? ये अंदर से आता है, ये प्राकृतिक भाषा है, ये अकृत्रिम भाषा है। वस्तुतः संस्कृत शब्द स्वयं में कह रहा है कि संस्कृत, संस्कृत यानी स्वयं में वो समुपसर्ग कह रहा है कि इसको संस्कारित किया गया है। और प्राकृत भाषा संस्कारित नहीं है, वो तो जो है वो चल रही है। फिर प्रश्न आता है तो आचार्यों को संस्कृत में लिखना चाहिए था। अब आप कहते हो संस्कृत, कन्नड़ा में कहते हैं संस्कृत। वो कहते हैं कि सम उपसर्ग है। देखो यहां सब प्रौढ़ कक्षा है, प्रौढ़ता से सुनिएगा। वो कहते हैं कि सम उपसर्ग है तो उसको मा ही उच्चारण करेंगे। लेकिन उत्तर भारत के कहते हैं कि वर्गे तद्वर्ग पंचमवा, वो जो सामने वर्ग है, वर्ण है, उसका पांचवा अक्षर बोलेंगे। सही दोनों है, लेकिन देखिए कितना अकृत्रिमपना है। संस्कृत, संसार। वस्तुतः प्राकृत भी एक भाषा नहीं अपितु भाषा के समूह का नाम प्राकृत है। किसी एक प्राकृत कोई एक भाषा नहीं है, प्राकृत एक भाषाओं का समूह है। भारतीय भाषाओं के विकास में इन प्राकृत का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्राकृत का नहीं, इन प्राकृत का। क्योंकि प्राकृत जैसे जैसे प्रांत में बोली गई वैसी वैसी प्राकृत होती गई। शौर देश में बोले जाने वाली शौरसेनी, मगध देश में बोले जाने वाली मागधी, आधे मगध में बोले जाने वाली अर्ध मागधी, महाराष्ट्र प्रदेश में बोले जाने वाली महाराष्ट्री प्राकृत। ये इस प्रकार से इसका उपक्रम है। पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, मराठी, बांग्ला, उड़िया आदि अनेक भाषाओं का विकास इन्हीं प्राकृत से हुआ है। इसमें बुंदेलखंडी भी आती है। देखो आप किस तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं। बुंदेलखंड में अब वो आपके लिए प्रचलित हो चुका है कि आप सभी भोजन किस में करते हैं? बोलिए। थाली में करते हैं, जबकि थाली प्राकृत शब्द है, शब्द होता है इस थाली का। बच्चे को सिखाते हैं बेटा ये क्या है? बोले कंधे, कंधे नहीं
स्कंद, तो आगे का सा हटा दिया तो क्या बन गया? कंध। अब कंधे बहुत सारे है ना, 2 हो गए ना, ये तो बहुवचन हो गया, 2 कंधे हो गए। विश्व की एक ही भाषा है संस्कृत, जिसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। बाकी विश्व की सारी भाषाओं में 2 ही वचन चलते, एक वचन और बहुवचन। बॉय बॉयज, लड़का। प्राकृत में होगा देवो देवो। संस्कृत में लेकिन चलेगा राम रामऊ रामाह। बात समझ में आ रही है आपको हमारी? ये प्राकृत की विशेषता है। ये संक्षेप करती है, आपको बहुत सारा ना देकर के कम देती है, और कम देने के कारण जल्दी सीखने में आता है। युग युग तक प्राकृत ही जन जन की भाषा रही है। संस्कृत विद्वत वर्ग और साहित्यिक की भाषा रही है। क्योंकि कहीं लिखना है अगर अपन को कर्म की 2 प्रकृतियों के बारे में, 2 ही बहुवचन नहीं द्विवचन लगाना है, प्राकृत में आपको बहुवचन लगाना पड़ेगा। इसलिए साहित्य की जो भाषा है वो संस्कृत है। लेकिन आचार्यों ने ये विचार किया महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद कि भविष्य में क्षयोपशम की लब्धि अब बहुत कम है, तो क्यों ना इनको प्राकृत जो बोलचाल की भाषा है उसमें ही साहित्य लिख दिया जाए। अभी जो बोलचाल की भाषा है हिंदी, उसमें अभी साहित्य लिखे जा रहे हैं। जो पहले बोलचाल की भाषा थी उसमें साहित्य लिखे गए। तो इस साहित्य बोलचाल की भाषा में वर्तमान में सिर्फ इसलिए लिखे जा रहे हैं ताकि आपके लिए समझने में अच्छा रहे। संस्कृत विद्वान और विद्यार्थियों के लिए बड़ा क्लिष्ट हो जाता है प्राकृत को भी समझना। इसलिए इस प्राकृत शिविर का अपन यहाँ आयोजन कर रहे हैं। और भारतीय आर्य भाषाएं जो है वो 3 विभागों में विभाजित है। पहली है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और जो अभी चल रही है वो आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन में जो बोली जाती थी वो भी थी। पहले पुरुष को पुरुष कहते थे पहले। अब संस्कृत जो लिखी जाएगी, प्राकृत लिखी जाएगी, उसमें पुरुष को पुरुष लिखा जाएगा। इन सब की चर्चा आपको हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे। कई भिन्न भिन्न लोगों का भिन्न भिन्न मत है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत से प्राकृत बनी है, कुछ लोग कहते हैं कि झांस भाषा से प्राकृत बनी है, कुछ कहते हैं प्राकृत से संस्कृत बनी है। गंभीरता से विचार करने पर आपको मालूम चलेगा कि भाषा किसी भाषा की जननी नहीं होती। वो जो क्षेत्र होता है वो भाषा को जन्म देने वाला होता है। आप ये रीवा तरफ जाओगे तो वहाँ के लोग बोलते हैं नहीं ना जानते हो हम कौन हैं, हम कौन हैं, नहीं ना जानते हो। अपन क्या बोल देंगे, नहीं जानते हो कि हम कौन हैं। कौन और कौन, अंतर आ गया। ऐसा करो कि कार्य सुलभ हो, जबकि वो शब्द है ऐसा करो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी कन्नड़ी थे, उन्होंने हिंदी सीखी तो उन्होंने प्रॉपर सीखी। क्या कर रहे हो, कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, ये उन्होंने हई बोला। अपन क्या बोलते हैं है। आज मेरा मौन है, मौन की मौन। मुझे तो जैन कुल में जन्म प्राप्त हुआ, ये हमारा गौरव है। जैन और गौरव, तो जो जैन बोलते हैं अपन वो सही है कि जैन सही है। बोलने के लिए आप बोलो कि जैन सही है, लेकिन प्राकृत में जैन भी सही है, मौन भी सही है।
क्योंकि वहां ओ को औ को ओ और आई को ए हो जाता है। लेकिन आपको जैन लिखना भी सिखाएंगे। प्राकृत भाषा का संक्षेप में अपन विकास क्रम देखते हैं कि प्राकृत भाषा का विकास कैसे हुआ। तो जो भगवान महावीर स्वामी के आसपास की चर्चा करते हैं, तो ईशा पूर्व 2000 से लेकर के ईशा पूर्व 600 तक ये प्राच्य प्राकृत भाषा का काल था, प्राचीन प्राकृत भाषा का काल था। इसमें शब्दों का प्रयोग कुछ भिन्न होता था। अभी आपको देखना, जब नोट्स मिलेंगे, एक ही शब्द को प्रस्तुत करने के लिए 27 प्रकार से भी आप प्रस्तुत कर सकते हो एक ही क्रिया को। इतने सारे भंग कैसे बने? क्योंकि जितनी जितनी पुरानी प्राकृति उन सबको लिया गया। अहम, हम, अम्मी, अहयम, मैं बोलने के लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग है। अपन पढ़ते हैं अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, तो वंदामी, वंदेमी, वंदमी, वंदम, सबका अर्थ एक ही है। तो भिन्न भिन्न प्रांतों में जो बोली जाती थी, आचार्यों ने सबका चीन का प्रथम स्तर की प्राकृत, यद्यपि इसका कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं, आज भी साहित्य में उपलब्ध है। जैसे अहम, आवाम, वयम, मैं, अहम, आवाम यानी हम और वयम यानी हम सब। मैं रिश्ता है। कई लोगों को लगेगा, विद्वानों को, कि अवैज्ञानिक भाषा है। अवैज्ञानिक नहीं, इसमें सरलीकरण है। जब आप छंद बना रहे हो और आपको लिखना है पुरुषों के द्वारा, पुरुषई, तो 2 लघु और 1 गुरु है। लेकिन जब आप प्राकृत पढ़ोगे तो पुरुषे ही, पुरुषे हिम, आपके लिए लघु और गुरु बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। तो भिन्न भिन्न रास्ते खोलने के लिए प्राकृत भाषा आपके लिए उपलब्ध है। और इस शिविर के अंत में आपको 2 कोश दिए जाएंगे। प्रयास कर रहे हैं दोनों को एक करने का। एक प्राकृत क्रिया कोश, एक प्राकृत अव्यय कोश, कि विश्व की किसी भी क्रिया को आप प्राकृत में लिख सकते हो। और प्रेरणार्थक प्रत्यय आते हैं, उन प्रेरणार्थक प्रत्ययों का प्रयोग करके आप कोश को दुगना कर सकते हो। जैसे चलना, चलाना, करना, खाना। ये किसने सिखाया? कि आपको ये किसने सिखाया कि खाना को खिलाना बोलने के लिए खा में ई की मात्रा दो, गवाना। ये किसने सिखाया आपको? सिखाया नहीं है, ये आपके अंदर से प्राकृत रूप से आ रहा है। अब इसको अपन बनाते हैं प्रेरणार्थक प्रत्यय। खाना और खिलाना, खा धातु है, ना प्रत्यय लगाया तो खाना, ठीक है। खिलाना, तो अगर इसके प्रक्रिया बनाते हैं तो धातु के आ को ई, बीच में ला विकरण, खाना, खिलाना। दूसरा रूप खिलवाना। अगर आप इसको ठंडे होकर सोचो तो ये प्रक्रिया बनाई गई है किसके द्वारा? आपके द्वारा। तो वो क्रिया और जिन अव्ययों का प्रयोग आज तक जिन आगम में नहीं हुआ है, उनके प्रयोग के लिए आपको अव्यय कोश भी दिया जाएगा। ऐसे ऐसे अव्यय हमको देखने में आए पंडित जी, जो मैंने भी कभी सोचे नहीं थे।
एक पूरे वाक्य को एक शब्द में, जिसे अपन बोलते हैं उसका, तो संस्कृत में कहते हैं तस्य। प्राकृत में लिख सकते हो से। और पूर्वाचार्यों ने उसका प्रयोग किया, ये प्राचीन प्राकृत है। से अभिमत जीवा, जब बृहद प्रतिक्रमण पढ़ते हैं उसमें आता है से अभिमत जीवा जीव आश्रव बंद पुण्य पाव, ये सब शब्द आते हैं। ये प्राच्य प्राकृत, इसके भी जो आपको नोट्स अभी दिए जा रहे हैं, इस नोट्स में भी हमने उन पूर्वाचार्यों की प्राकृत को भी लिया है। पंडित जी नोट्स जो हैं ये आप समझ लो कि 12 साल की मेहनत है। भले ही ये 15-20 पेज में आपको हो जाएगा, और जितने नोट्स आपको दिए जा रहे हैं उसमें से भी आपको आधा ही याद करना है। मेरे हिसाब से आपको 30 पेज दिए जाएंगे, इन 6 दिनों में केवल 30 पेज दिए जाएंगे, उसमें से भी 20 पेज ही याद करना है। आपकी आधी प्राकृत शिविर में हो जाएगी, और इतनी हो जाएगी कि आप भाषा का अर्थ निकाल सकते हो, गाथा का अर्थ निकाल सकते हो। द्वितीय स्तर की जो प्राकृत हुई थी वो ईशा पूर्व 600 से लेकर के ईशा के बाद, यानी आफ्टर डेथ 100 तक चली। और इस प्राकृत भाषा में पाली, पैसाची, अर्धमागधी, अशोक के शिलालेख और अशोक घोष के नाटक बड़े प्रसिद्ध थे। ये द्वितीय स्तर की प्राकृत। और तृतीय स्तर की जो प्राकृत हुई वो 101 से लेकर के ये जो संवत चल रहा है अभी अपना, ये सन 600 तक चली। और इसमें भाष्य और कालिदास के नाटक लिखे गए, काव्य रचनाएं सेतु बंद आदि इसी में हुआ, और जैन ग्रंथों की रचना भी इसी प्राकृत में तीसरे चरण में प्रारंभ हुई। और चौथे चरण में कहते हैं कि 600 ईशा पूर्वी से लेकर के 1200 तक यहाँ पर प्राकृत को अपभ्रंश किया गया। अपभ्रंश यानी उसका बिगड़ा हुआ रूप। जैसे कि कोई माँ हलवा बना रही हो और बिगड़ जाए तो उसमें पानी और दूध डाल करके लपसी बना दे। स्वाद है कि नहीं? स्वाद है कि नहीं? लेकिन वो हलवा नहीं है, वो लपसी है। स्वाद तो मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी, लेकिन वो हलवा नहीं कहलाएगा। ऐसी अपभ्रंश भाषा में भी मधुरता है, स्वाद है, लेकिन वो प्राकृत नहीं है। और अपभ्रंश बड़ी मधुर भाषा है, उसमें ऊ विकरण का बहुत प्रयोग किया पंडित जी। और प्राकृत सीखने के बाद कोई अगर 7 दिन देता है तो वो अपभ्रंश भी सीख सकता है। आपसे एक प्रश्न करते फिर अपन अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। पहले भाषा सीखना चाहिए कि सिद्धांत? हाँ, और आप लोग क्या सीखते हो? आपका पहला स्टेप गलत है। ओशवाल समाज में श्वेतांबर आमना की प्रशंसनीय बात है कि वहां बच्चे से बच्चा हो, छोटा या वृद्ध, छोटी उम्र का साधु या बड़ी उम्र का साधु हो, उनको पहले प्राकृत पढ़ाते हैं। एक श्रावक आया मेरे पास, उनकी भाषा में कह रहा हूं, बोले महाराज साहब मैं प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना का पाठ करता हूं। उत्तरायण दिन कहते हैं उनके यहां पर कि जो अंतिम उपदेश था वो उनके आचार्यों ने लिपिबद्ध किया। विषय क्या है उससे कोई मतलब नहीं, रुझान देखो, रुझान। वो बोले मैं प्रतिदिन पाठ करता हूं, 15 मिनट लगते हैं। आप लोगों में से कौन है जो प्राकृत का पाठ करना चाहता है और करता है? कहां करते हो? केवल प्राकृत में आपको 2 गाथाएं याद हैं, एक गाथा और एक श्लोक याद है, नमोकार मंत्र और उसका फल ऐसो पंच नमोकारो। उसमें भी आप परस्पर में विवाद कर लेते हो, नमो यारो, नमोकारो और नमोकारो। सही क्या है? सब मिलेगा, तीनों सही है। किस अपेक्षा से सही है? एक प्राच्य प्राकृत से, एक वर्तमान की प्राकृत से, एक ध्वनि परिवर्तन से। इसको सीखना विकास भैया ये बहुत आवश्यक है। सिद्धांत तो आ गया, छोटे से बच्चे को, 2 साल के बच्चे को नमोकार आता कि नहीं? आता है। क्या वो लिख पाएगा? क्या वो पढ़ पाएगा? पढ़ लेगा नमोकार मंत्र,
लिख लेगा लेकिन शुद्ध बोल लेगा, क्योंकि पहले भाषा का ज्ञान, फिर लिखित सिद्धांत ज्ञान। और इस शिविर में आपको कुछ भिन्न भिन्न विधाएं सिखाई जाएंगी। संस्कृत से प्राकृत, हिंदी से प्राकृत, और प्राकृत से संस्कृत, प्राकृत से हिंदी। ये भिन्न भिन्न विधाओं को सीखेंगे हम, क्योंकि अपने भावों को जब कोई लिखता है तो उसमें विशुद्धि अधिक रहती है। आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, सुनना, लेकिन आप उस नोट से पढ़ोगे तो वो आपको गंभीरता में आनंद नहीं आएगा। जब अपने बनाओगे नोट्स, अपने कागज रहेंगे, उसका आनंद आएगा, क्योंकि अपने लिखे पे राग होता है, अपने लिखे पे राग होता है। इस प्रकार से प्राकृत को मुख्य 4 भाषाओं में विभाजित किया गया है। महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और शौरसेनी। और इसमें 3 और जोड़ी गई, मतलब पैसाची यानी चूलिका, और अर्धमागधी और अपभ्रंश, तो ये 7 हो जाती हैं। और भी इनका विस्तार करते करते जैन, शौरसेनी, जैन, महाराष्ट्री, ये सब प्राकृत आएंगी। लेकिन आपको हम इतना सारा नहीं पढ़ाएंगे, अपन भिन्न तरीके से पढ़ेंगे, नोन टू अननोन। चलिए, ये बोर्ड में अपन लिखते हैं 10, क्या लिखते हैं? 10 को 100 करना हो तो 1100 करना हो तो 1 बढ़ा दो। उसी 10 को 108 करना हो तो 8 लगा दोगे, और 100 को 108 करना हो तो 0 के ऊपर एक गोला और बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? सीखना अपने को 10 है। क्या सीखना है? इस शिविर में आपको 10 लिखना सिखाया जाएगा, और आखिरी दिन आपको बता दिया जाएगा कि पाली प्राकृत के 10 विषय हैं, महाराष्ट्री के 10 हैं, जैन शौरसेनी के 10 हैं। अपन सीखेंगे प्राकृत, सीखेंगे अपन प्राकृत। मुझे इस बात का आज भी अंदर एक दर्द है। एक बहुत बड़े विद्वान ने मुझसे एक बात कही थी कि आज जितने भी लोग हैं प्राकृत में लिख रहे हो चाहे पढ़ रहे हो, सबकी प्राकृत भ्रष्ट है। मुझे उनको इस शिविर की श्रृंखला से एक जवाब देना है कि प्राकृत भ्रष्ट नहीं है, उसको लोग पढ़ते नहीं है व्यवस्थित ढंग से। प्राकृत हमारी जननी है, जैसे बोलते ना हिंदी हमारी मातृभाषा है, प्राकृत हमारी भाषा है। और प्राकृत का जब बिगड़ते बिगड़ते रूप आया तो बना अपभ्रंश, और अपभ्रंश भाषा के साथ जब पुर्तगाल से लोग आए भारत पर युद्ध करने, चढ़ाई करने, कब्जा करने, तो ये मैंगलोर के रूट से आए, क्योंकि राजस्थान के मराठों ने घुसने नहीं दिया। तो वो आए तो हिंदुस्तानी भाषा लेकर के आए, वो अपनी भाषा में बात करते थे। वो हिंद प्रदेश की भाषा हिंद स्थानी, तो वो हिंद स्थानी भाषा को लाए, अपभ्रंश और वो मिली, ये 2 मिलकर के बन गई हिंदी। हिंदी स्वतंत्र नहीं है, हिंदी में लगभग 70 भाषाओं के शब्दों का समावेश है। बस भाषा मतलब प्राकृत। इस प्राकृत भाषा को अपन अब आगे समझेंगे। दोपहर के मध्याह्न के सत्र में प्रथम अध्याय प्रारंभ होगा। उस प्रथम अध्याय में आपके लिए वर्णों की पूरी व्यवस्था बताई जाएगी कि प्राकृत में कितने वर्ण हैं, उनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, क्रम से पढ़ाएंगे। और अपने इस शिविर में केवल आपके लिए 4 ही अध्याय पढ़ाए जाएंगे। इन 4 अध्यायों में आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप प्राकृत गाथा को हिंदी में कर सकते हो। ये प्रथम सत्र था, तो जो विद्वत वर्ग हैं उनके लिए किसी आमंत्रण की या फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सामान्य श्रावक हैं उनके लिए विचारणीय है।
क्योंकि कक्षा में विघ्न ना हो। और बड़ा सरल है प्राकृत सीखना। आप लोगों को संस्कृत आती है? पूरी आती है संस्कृत कितने लोगों को? तो प्राकृत कैसे सीखोगे? कोई बात नहीं, आपको केवल हिंदी आना चाहिए। अगर आपको प्राकृत में एकदम निष्णात होना है, जितने अपने पंडित वर्ग से, संस्थान से उभरते विद्वान आ रहे हैं या जो बैठे हैं, उनसे एक बात कहनी है, केवल 2 या 3 अगर आपके पास विषय हैं तो आपको प्राकृत को पकड़ने में सरल रहेगा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ याद हो या प्राकृत का प्रतिक्रमण याद हो तो आपके लिए पकड़ने में बड़ा सरल रहेगा। लेकिन वो भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हिंदी अच्छी होना चाहिए। हिंदी, मात्र हिंदी, तो भी आपका काम हो जाएगा। मेरा एक विश्वास है कि कला विद्यार्थी में नहीं, कला अध्यापक में होना चाहिए, तभी विद्यार्थी को गढ़ पाते हैं। इतनी तो योग्यता उसमें हो कि वो पढ़ ले, लेकिन बनाने वाला वो जो होता है वो अध्यापक होता है। हमको भी किसी अध्यापक ने बनाया है, एक गुरुजी, दूसरा अध्यापक था समय, तीसरा अध्यापक था ललक, चौथा अध्यापक था जुनून और 5वां अध्यापक था अभ्यास। फिर से बोलूं, गुरु, समय, ललक, जुनून और अभ्यास, ये 5 गुरु को जागृत करवाएंगे। जैसे कुंडली जागरण करते ना, ऐसी 5 गुरु को जब हम जागृत करेंगे तब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। यहां बैठे कितने लोगों ने जो पंजीकरण करवाया है अभी, जिनका एडमिशन हुआ है प्रॉपर, है ना? तो जो लोग अभी यहां पर हैं उनको आप विषय वस्तु दे दें, किट दे दें। और जो लोग 2 मध्याह्न में आएंगे तो पंडित जी 1:30 बजे से कक्षा प्रारंभ है, आप 1:15 बजे सबको यहाँ इकट्ठा करके किट वितरण कर दें। अपन सबका परिचय मध्य में करेंगे, क्योंकि जैसे एक दिन का मुख्यमंत्री बने तो किसी का परिचय नहीं लेता। 7 दिन का अपना शिविर है, 6 दिन का, हम सबका परिचय क्रम से हम स्वयं ले लेंगे। क्योंकि जो विद्वान है, मेरा ये सोचना है कि इस शिविर से ऐसे ऐसे विद्वान निकले जो आगे जाके AN उपाध्याय, पंडित महेंद्र चंद जी न्यायाचार्य, कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, ऐसे बड़े बड़े विद्वान, और पंडित आशाधर शास्त्री, बनारसी दास जैसे विद्वान इस शिविर से निकले, ये मेरा भाव है। जिन आगम की सत्य प्ररूपना सामने आए, कई बार आपके लिए शब्द आएगा कि व्यवहारो भूदत्तो, बड़ा विवादित विषय है कि व्यवहार को अभूतार्थ की जगह भूतार्थ कह दिया, और फिर कहते हैं भूदत्तो, 2 बार भूतार्थ क्यों लिख दिया? ईशा भावेण पुरो केई निंदंती सुंदरम मग्गम तेसिम वर्णम सोचा भक्ति मां कुण जिण मग्गे। तो यहां तो भक्ति लिखा है, अभक्ति शब्द नहीं लिखा है। ये बहुत सारे शब्दों को अपन समझेंगे। प्राकृत को बड़ा सुंदर आयाम है। क्या आप लोगों को पता है, कुंद स्वामी ने प्राकृत में ही लिखा है ना, लेकिन ध्यान रखना उनकी प्राकृत से अच्छी उनकी संस्कृत थी। अगर इस बात को आप बोलो तो फिर थीसिस हो जाएगी पंडित जी। कुंद स्वामी के पास जो संस्कृत का शब्दकोश था, संस्कृत की क्रिया पक्ष, कृदंत पक्ष, तद्धित पक्ष थे, वो किसी भी और अपरवर्ती आचार्य ने प्रयोग नहीं किया। जैसे प्रवचन सार जी में एक शब्द आता है पप्पो, ये किसी भी प्राकृत के नियम से नहीं बनता, ये प्राप्या शब्द है, प्राप्त करके। तो ये अगर संस्कृत में आप पढ़ोगे, प्राकृत में तो बोलेंगे ऊण, पावी ऊण, पावी, लेकिन पप्पो शब्द नहीं मिलता। निर्दिष्टम, निर्दिष्ट, ये संस्कृत शब्द है, प्राकृत नहीं है। ऐसे अनेकों शब्दों की अपन चर्चा करेंगे और एकदम सरल भी है। जिन जिन की शादी हो गई उनके पत्नी के भाई को क्या कहते हो? साला। और
जब पत्नी के घर जाते थे तो वो क्या है, तो ससुराल, साला, ये सब प्राकृत। कायरे, का हो गौ यानी गता, गौ यानी गता, प्राकृत में हो गया गौ, कि क्या दुर्घटना हो चुकी है। तो ये सब अपभ्रंश प्राकृत भाषा ही बोलते हो। प्रतिदिन के शब्द में जो आप घर में बोलचाल बोलते हो उसमें 60% प्राकृत है। बस पकड़ते नहीं हो, इन सबको अपन पकड़ेंगे और प्राकृत को यहाँ करेंगे। पंडित जी मेरा भाव है, ऐसे ही प्राकृत के शिविर, ऐसे ही संस्कृत के, ऐसे ही अपभ्रंश के और ऐसे ही आगम ग्रंथों के अब अनेक शिविर लगना चाहिए। चाहे महीने में 1 लगे, चाहे साल में 10 लगे, लेकिन ये शिविर लगना ही चाहिए। शेष अपन मध्याह्न में चर्चा करेंगे। अब प्राकृत का आपको परिचय दिया गया है और विषय वस्तु आपको दी जा रही है। क्रम क्रम से उसी विषय वस्तु पर अपन आगे जाकर के अध्ययन करेंगे। और जो दीपावली के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ है विषय वस्तु के लिए, कल या परसों में आपको पूरा विषय वस्तु मिल जाएगी और शेष अपन आगे देखेंगे। मध्याह्न में आज 1:30 बजे से कक्षा विधिवत रूप से प्रारंभ होगी। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। 2 मिनट का समय लूंगा। महाराज श्री जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी आपके समक्ष हम सब एक अबोध बालक की तरह कोरी स्लेट लेकर के आए हैं। जिनके पास जितना है वो सब हमारी जो विद्वत्ता है, आपके आगे वो सब हम अबोध बालक हैं। इसलिए हमारा व्यक्तिगत ये निवेदन है कि हम सभी का फॉर्म भरेंगे महाराज जी। कारण उसका दूसरा है, व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा कभी और एक बात आएगी कि इंदौर का प्रथम शिविर किसने किया था, तो महाराज श्री मैं तो चाहूंगा कि मेरा नाम उसमें रहे कि मैंने आपसे सीखा है। ये नहीं रहे कि महाराज श्री ने सिखाया और हम बैठे रहे, नहीं, हम शिष्य बन के महाराज श्री के रजिस्टर्ड शिष्य बने थे। ये मैं चाहता हूं और शायद मैं समझता हूं जो भी यहाँ सविता दीदी बैठी हैं ये प्राकृत की बहुत बड़ी विदुषी हैं महाराज श्री। और मैं जब दिल्ली में था और वहाँ प्राकृत अकेडमी जो श्वेतांबरों की वहाँ चलती है, तो वहाँ पर हमने एक बहुत 20-25 दिन की कार्यशाला वहाँ पर अटेंड की थी और दीदी ने भी अटेंड की थी। और वहाँ पर महाराज श्री एक बड़ी समस्या ये थी कि 16 का भोजन कैसे हो और कैसे वो कार्यशाला चले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर उसमें आते हैं, बड़ी समस्या आती है। तो वो श्वेतांबरों ने व्यवस्था वहाँ नहीं बन पा रही थी, तो दीदी ने निकट एक गांव था 3 किलोमीटर दूर, उस गांव में एक छोटे जिनालय में वहाँ रह करके 16 का भोजन किया, अपना संयम का पूरा निर्वहन किया। और फिर जिसको भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी है जो दिल्ली में, वहाँ पर महीने भर की 2 महीने की कार्यशाला की। हम लोग कहाँ कहाँ भटके प्राकृत सीखने के लिए। पंडित जी हमने प्राकृत कैसे सीखी बताऊं जी? हमको किताब मिली थी, ये भी नहीं बताया गया था कि प्राकृत क्या होती है, और सेल्फ स्टडी करना थी। आचार्य जी ने कहा तुम देख लो, कमल कुमार जी सोहानी की प्रेरणा, और हमने स्वयं 20 दिन में पूरी प्राकृत की थी। धन्यवाद। तो महाराज श्री ये तो हम सबका सौभाग्य है कि हमें आप मिल गए। और खासगी वाला जी ध्यान दें, श्रुत आराधना जो वर्षा योग का नाम रखा है, इसकी सार्थकता इसी में है कि इसका हमें यहाँ प्राकृत शिविर में सार्थकता दिखेगी कि हमने श्रुत की क्या आराधना की है। और जितने हमारे अनुष्ठान होते हैं वे सब होते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से जो हम सीखेंगे वो श्रुत आराधना का फल होगा। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, समय हो रहा है, क्योंकि अब हमारे सभी श्रावक, सामान्य श्रावक प्रवचन के लिए महाराज श्री आपकी प्रतीक्षा है, तो हम सब उधर प्रवचन हॉल में चलेंगे। और दोपहर में ठीक 1:30 बजे से महाराज श्री कक्षा है, 1:15 आप लोग 1:15 बजे आ जाएं, ताकि आपको जो किट वगैरह जो भी विद्वान हो उनको किट मिल जाए, और वो ताकि अपना मैटर व्यवस्थित कर लें। और पंडित जी ये जो आज का सुबह का वक्तव्य था, एक प्राकृत का ग्रुप बनाया आपने, प्राकृत शिक्षण शिविर का। जो लोग उस ग्रुप में नहीं हो वो उस ग्रुप में ऐड हो जाएं, क्योंकि ये जो डाटा है केवल अभी उसी ग्रुप में उपलब्ध होगा और इसका बाहर अभी प्रचार नहीं होगा, गुरु जी की जब तक आज्ञा नहीं आएगी। इसलिए इसकी वीडियोस आपको तब तक नहीं मिलेंगी जब तक उनकी आज्ञा नहीं आएगी।
उन्होंने कहा अभी रिकॉर्ड कर लो, ये जो फर्स्ट सेशन है उस ग्रुप में डाल देना, जो लोग नहीं आए हो उनके लिए। ठीक है, और आज डाटा दे देना सबको, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे और उसमें आपको लिंक या वीडियो मिल जाएगा, जिससे हम इस पूरे सुबह के सत्र को अच्छे से समझ सकेंगे, देख सकेंगे। और जो भी थोड़ी बहुत कमी या सेटअप में अभी लग रही हैं वो धीरे धीरे हम लोग ठीक कर लेंगे। तो आप सब समय का ध्यान रखेंगे और सब खड़े होकर के एक बार जिनवाणी स्तुति करके इस सत्र को अभी हम विराम देंगे। भाषा कृत्रिम होती है, एक भाषा अकृत्रिम होती है। संस्कृत जो भाषा है वो कृत्रिम भाषा है और जो प्राकृत भाषा है वो अकृत्रिम भाषा है, वो बोलचाल की भाषा है। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े रिसर्च करने वालों ने इस पर बहुत खोज की है, हमने भी इसमें बहुत खोज की है। संस्कृत भाषा प्रारंभ से ही साहित्य की भाषा रही है, अभी से नहीं, हजारों वर्ष पूर्व से भी संस्कृत भाषा जो है वो साहित्य की भाषा रही है और प्राकृत भाषा प्रारंभ से ही बोलचाल की भाषा रही है। लेकिन पूर्वाचार्यों ने उस बोलचाल की भाषा को सूत्रों में निबद्ध किया है। पंडित पंकज जी, आचार्यों ने उस भाषा को सूत्रों में निबद्ध करके उसकी व्याकरण बनाई ताकि वो सामान्य व्यक्ति के लिए सहज और सुलभ हो। जो सबसे प्राचीन ग्रंथ अभी उपलब्ध है वो जैन दर्शन का नहीं है, लेकिन उसकी भाषा जो है वो संस्कृत ही है। इससे इस बात की सिद्धि होती है कि प्राकृत से संस्कृत नहीं बनी। इस बात को आगे मैं भी लूंगा। प्रारंभ करते हैं प्रारंभ से। ये प्राकृत का विकास कैसे हुआ और हिंदी कैसे आ गई, संस्कृत कब आई थी। एक बात ध्यान रखना कि धातुएं जो हैं वो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की बनाई हुई नहीं है, ये अनादि से हैं। व्याकरण का वर्णन द्वादशांग में भी है। ये जो संस्कृत है ये प्रारंभ से ही भाषा रही है, किसकी, साहित्य की। क्योंकि साहित्य लिखा जाता है गूढ़ रूप में, सूत्र रूप में, गाथा रूप में, तो उसके लिए कहीं ना कहीं संक्षेपीकरण चाहिए, समास चाहिए। दो भाषाओं की मैंने चर्चा की थी, कृत्रिम और एक अकृत्रिम। प्राकृत जो है वो अकृत्रिम भाषा है। बच्चा बचपन से ही कहता है मम्मम मम्मम। मम्मम बोले तो उसके लिए
पानी चाहिए, अम्मा। जबकि आप प्राकृत संस्कृत में बोलोगे तो उसमें होता है अम्बा। संस्कृत में बोलते हैं अम्बा, प्राकृत में बोलते हैं अम्मा। तो ये अम्मा शब्द कहां से आया? और एक चीज और देखिए, आप बड़ा प्राकृतिक से जीते हैं। जितने भी लोग बैठे हैं अपना मोबाइल साइलेंट में कर लें पहले। भगवान की आप सभी स्तुति करते हैं, क्या करते हैं? तो जो स्तुति शब्द है वो आधा सा, ता में ई की मात्रा और ता में ऊ की मात्रा, स्तुति, स्तुति ऐसे बनता है। इसमें ई कहां है? लेकिन आप क्या बोलते हैं? स्तुति, स्तोत्र, श्लोक बोलते कि नहीं? कैसे बोल पाते? ये आपका प्राकृत का एक्सेंट है। आपको समझ में आ रहा ना? सुनाई दे रहा ना सबको? आवाज आ रही कि नहीं पीछे तक? अब सुनिए, जो एक्सेंट है वो आपका पर्सनल है। इंग्लिश की भी भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सेंट मिलते हैं। अमेरिकन एक्सेंट अलग है, इंडियन एक्सेंट अलग है। क्यों है ऐसा? क्यों है? आप बोलते हैं रेस्टोरेंट और रशिया बोलते हैं रेस्तरां, रेस्तरा। तो ये उनका एक्सेंट है। लेकिन जो भारतीय है उनके पास प्राकृत का एक्सेंट होता ही है। स्कूल कोई नहीं बोलेगा, स्कूल बोलते हैं, उसमें ई देते हैं। ये ई दे कौन रहा है? ये कोई ई दे नहीं रहा, ये ई आपके अंदर से आता है। और कहां क्या देना है वो अपने आप आता है। शमशान, स्मशान कोई नहीं बोलता, शमशान। तो यहां जो आधा शाह है उसको उन्होंने आ दिया है, स्तुति में ई दिया है कि नहीं? ये अंदर से आता है, ये प्राकृतिक भाषा है, ये अकृत्रिम भाषा है। वस्तुतः संस्कृत शब्द स्वयं में कह रहा है कि संस्कृत, संस्कृत यानी स्वयं में वो समुपसर्ग कह रहा है कि इसको संस्कारित किया गया है। और प्राकृत भाषा संस्कारित नहीं है, वो तो जो है वो चल रही है। फिर प्रश्न आता है तो आचार्यों को संस्कृत में लिखना चाहिए था। अब आप कहते हो संस्कृत, कन्नड़ा में कहते हैं संस्कृत। वो कहते हैं कि सम उपसर्ग है। देखो यहां सब प्रौढ़ कक्षा है, प्रौढ़ता से सुनिएगा। वो कहते हैं कि सम उपसर्ग है तो उसको मां ही उच्चारण करेंगे। लेकिन उत्तर भारत के कहते हैं कि वर्गे तद्वर्ग पंचमवा, वो जो सामने वर्ग है, वर्ण है, उसका 5वां अक्षर बोलेंगे। सही दोनों है, लेकिन देखिए कितना अकृत्रिमपना है। संस्कृत, संसार। वस्तुतः प्राकृत भी एक भाषा नहीं अपितु भाषा के समूह का नाम प्राकृत है। किसी एक प्राकृत कोई एक भाषा नहीं है, प्राकृत एक भाषाओं का समूह है। भारतीय भाषाओं के विकास में इन प्राकृत का महत्वपूर्ण स्थान है, इस प्राकृत का नहीं, इन प्राकृत का। क्योंकि प्राकृत जैसे जैसे प्रांत में बोली गई वैसी वैसी प्राकृत होती गई। शौर देश में बोले जाने वाली शौरसेनी, मगध देश में बोले जाने वाली मागधी, आधे मगध में बोले जाने वाली अर्ध मागधी, महाराष्ट्र प्रदेश में बोले जाने वाली महाराष्ट्री प्राकृत। ये इस प्रकार से इसका उपक्रम है। पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, मराठी, बांग्ला, उड़िया आदि अनेक भाषाओं का विकास इन्हीं प्राकृत से हुआ है। इसमें बुंदेलखंडी भी आती है। देखो आप कि
किस तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं। बुंदेलखंड में अब वो आपके लिए प्रचलित हो चुका है कि आप सभी भोजन किस में करते हैं, बोलिए, थाली में करते हैं, जबकि थाली प्राकृत शब्द है, शब्द होता है इस थाली का। बच्चे को सिखाते हैं, बेटा ये क्या है, बोले कंधे, कंधे नहीं स्कंध, तो आगे का सा हटा दिया तो क्या बन गया, कंध। अब कंधे बहुत सारे है ना, दो हो गए ना, ये तो बहुवचन हो गया, दो कंधे हो गए। विश्व की एक ही भाषा है संस्कृत, जिसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। बाकी विश्व की सारी भाषाओं में दो ही वचन चलते, एक वचन और बहुवचन। बॉय बॉयज, लड़का। प्राकृत में होगा देवो देवो, संस्कृत में लेकिन चलेगा राम रामऊ रामाह। बात समझ में आ रही है आपको हमारी? ये प्राकृत की विशेषता है, ये संक्षेप करती है, आपको बहुत सारा ना देकर के कम देती है, और कम देने के कारण जल्दी सीखने में आता है। युग युग तक प्राकृत ही जन जन की भाषा रही है, संस्कृत विद्वत वर्ग और साहित्यिक की भाषा रही है। क्योंकि कहीं लिखना है अगर अपन को कर्म की दो प्रकृतियों के बारे में, दो ही, बहुवचन नहीं द्विवचन लगाना है, प्राकृत में आपको बहुवचन लगाना पड़ेगा। इसलिए साहित्य की जो भाषा है वो संस्कृत है, लेकिन आचार्यों ने ये विचार किया महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद कि भविष्य में क्षयोपशम की लब्धि अब बहुत कम है, तो क्यों ना इनको प्राकृत जो बोलचाल की भाषा है उसमें ही साहित्य लिख दिया जाए। अभी जो बोलचाल की भाषा है हिंदी, उसमें अभी साहित्य लिखे जा रहे हैं। जो पहले बोलचाल की भाषा थी उसमें साहित्य लिखे गए। तो इस साहित्य बोलचाल की भाषा में वर्तमान में सिर्फ इसलिए लिखे जा रहे हैं ताकि आपके लिए समझने में अच्छा रहे। संस्कृत विद्वान और विद्यार्थियों के लिए बड़ा क्लिष्ट हो जाता है प्राकृत को भी समझना, इसलिए इस प्राकृत शिविर का अपन यहाँ आयोजन कर रहे हैं। और भारतीय आर्य भाषाएं जो है वो 3 विभागों में विभाजित है। पहली है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और जो अभी चल रही है वो आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन में जो बोली जाती थी वो भी थी, पहले पुरुष को पुरुष कहते थे पहले। अब संस्कृत जो लिखी जाएगी, प्राकृत लिखी जाएगी, उसमें पुरुष को पुरुष लिखा जाएगा। इन सब की चर्चा आपको हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे। कई भिन्न भिन्न लोगों का भिन्न भिन्न मत है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत से प्राकृत बनी है, कुछ लोग कहते हैं कि झांस भाषा से प्राकृत बनी है, कुछ कहते हैं प्राकृत से संस्कृत बनी है। गंभीरता से विचार करने पर आपको मालूम चलेगा कि भाषा किसी भाषा की जननी नहीं होती, वो जो क्षेत्र होता है वो भाषा को जन्म देने वाला होता है। आप ये रीवा तरफ जाओगे तो वहाँ के लोग बोलते हैं नहीं ना जानते हो हम कौन हैं, हम कौन हैं, नहीं ना जानते हो। अपन क्या बोल देंगे, नहीं जानते हो कि हम कौन हैं। कौन और कौन, अंतर आ गया। ऐसा करो कि कार्य सुलभ हो, जबकि वो शब्द है ऐसा करो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी कन्नड़ी थे, उन्होंने हिंदी सीखी तो उन्होंने प्रॉपर सीखी। क्या कर रहे हो, कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, ये उन्होंने हई बोला। अपन क्या बोलते हैं है,
आज मेरा मौन है। मौन की मौन। मुझे तो जैन कुल में जन्म प्राप्त हुआ, ये हमारा गौरव है। जैन और गौरव, तो जो जैन बोलते हैं अपन, वो सही है कि जैन सही है? बोलने के लिए आप बोलो कि जैन सही है, लेकिन प्राकृत में जैन भी सही है, मौन भी सही है, क्योंकि वहां ओ को औ को ओ और आई को ए हो जाता है। लेकिन आपको जैन लिखना भी सिखाएंगे। प्राकृत भाषा का संक्षेप में अपन विकास क्रम देखते हैं कि प्राकृत भाषा का विकास कैसे हुआ। तो जो भगवान महावीर स्वामी के आसपास की चर्चा करते हैं, तो ईशा पूर्व 2000 से लेकर के ईशा पूर्व 600 तक ये प्राच्य प्राकृत भाषा का काल था, प्राचीन प्राकृत भाषा का काल था। इसमें शब्दों का प्रयोग कुछ भिन्न होता था। अभी आपको देखना, जब नोट्स मिलेंगे, एक ही शब्द को प्रस्तुत करने के लिए 27 प्रकार से भी आप प्रस्तुत कर सकते हो एक ही क्रिया को। इतने सारे भंग कैसे बने? क्योंकि जितनी जितनी पुरानी प्राकृति उन सबको लिया गया। अहम, हम, अम्मी, अहयम, मैं बोलने के लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग है। अपन पढ़ते हैं अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, तो वंदामी, वंदेमी, वंदमी, वंदम, सबका अर्थ एक ही है। तो भिन्न भिन्न प्रांतों में जो बोली जाती थी, आचार्यों ने सबका चीन का प्रथम स्तर की प्राकृत, यद्यपि इसका कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं, आज भी साहित्य में उपलब्ध है। जैसे अहम, आवाम, वयम, मैं, अहम, आवाम यानी हम, और वयम यानी हम सब। मैं रिश्ता है। कई लोगों को लगेगा, विद्वानों को, कि अवैज्ञानिक भाषा है। अवैज्ञानिक नहीं, इसमें सरलीकरण है। जब आप छंद बना रहे हो और आपको लिखना है पुरुषों के द्वारा, पुरुषई, तो 2 लघु और 1 गुरु है। लेकिन जब आप प्राकृत पढ़ोगे तो पुरुषे ही, पुरुषे हिम, आपके लिए लघु और गुरु बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। तो भिन्न भिन्न रास्ते खोलने के लिए प्राकृत भाषा आपके लिए उपलब्ध है। और इस शिविर के अंत में आपको 2 कोश दिए जाएंगे। प्रयास कर रहे हैं दोनों को एक करने का। एक प्राकृत क्रिया कोश, एक प्राकृत अव्यय कोश, कि विश्व की किसी भी क्रिया को आप प्राकृत में लिख सकते हो। और प्रेरणार्थक प्रत्यय आते हैं, उन प्रेरणार्थक प्रत्ययों का प्रयोग करके आप कोश को दुगना कर सकते हो। जैसे चलना, चलाना, करना, खाना। ये किसने सिखाया? कि आपको ये किसने सिखाया कि खाना को खिलाना बोलने के लिए खा में ई की मात्रा दो, गवाना? ये किसने सिखाया आपको? सिखाया नहीं है, ये आपके अंदर से प्राकृत रूप से आ रहा है। अब इसको अपन बनाते हैं प्रेरणार्थक प्रत्यय। खाना और खिलाना, खा धातु है, ना प्रत्यय लगाया तो खाना, ठीक है। खिलाना, तो अगर इसके प्रक्रिया बनाते हैं तो धातु के आ को ई, बीच में ला विकरण, खाना, खिलाना। दूसरा रूप खिलवाना,
अगर आप इसको ठंडे होकर सोचो तो ये प्रक्रिया बनाई गई है किसके द्वारा? आपके द्वारा। तो वो क्रिया और जिन अव्ययों का प्रयोग आज तक जिन आगम में नहीं हुआ है, उनके प्रयोग के लिए आपको अव्यय कोश भी दिया जाएगा। ऐसे ऐसे अव्यय हमको देखने में आए पंडित जी, जो मैंने भी कभी सोचे नहीं थे। एक पूरे वाक्य को एक शब्द में, जिसे अपन बोलते हैं उसका, तो संस्कृत में कहते हैं तस्य, प्राकृत में लिख सकते हो से, और पूर्वाचार्यों ने उसका प्रयोग किया। ये प्राचीन प्राकृत है। से अभिमत जीवा, जब बृहद प्रतिक्रमण पढ़ते हैं उसमें आता है से अभिमत जीवा जीव आश्रव बंद पुण्य पाव, ये सब शब्द आते हैं। ये प्राच्य प्राकृत, इसके भी जो आपको नोट्स अभी दिए जा रहे हैं, इस नोट्स में भी हमने उन पूर्वाचार्यों की प्राकृत को भी लिया है। पंडित जी नोट्स जो हैं ये आप समझ लो कि 12 साल की मेहनत है। भले ही ये 15-20 पेज में आपको हो जाएगा, और जितने नोट्स आपको दिए जा रहे हैं उसमें से भी आपको आधा ही याद करना है। मेरे हिसाब से आपको 30 पेज दिए जाएंगे, इन 6 दिनों में केवल 30 पेज दिए जाएंगे, उसमें से भी 20 पेज ही याद करना है। आपकी आधी प्राकृत शिविर में हो जाएगी, और इतनी हो जाएगी कि आप भाषा का अर्थ निकाल सकते हो, गाथा का अर्थ निकाल सकते हो। द्वितीय स्तर की जो प्राकृत हुई थी वो ईशा पूर्व 600 से लेकर के ईशा के बाद, यानी आफ्टर डेथ 100 तक चली। और इस प्राकृत भाषा में पाली, पैसाची, अर्धमागधी, अशोक के शिलालेख और अशोक घोष के नाटक बड़े प्रसिद्ध थे। ये द्वितीय स्तर की प्राकृत। और तृतीय स्तर की जो प्राकृत हुई वो 101 से लेकर के ये जो संवत चल रहा है अभी अपना, ये सन 600 तक चली। और इसमें भाष्य और कालिदास के नाटक लिखे गए, काव्य रचनाएं सेतु बंद आदि इसी में हुआ, और जैन ग्रंथों की रचना भी इसी प्राकृत में तीसरे चरण में प्रारंभ हुई। और चौथे चरण में कहते हैं कि 600 ईशा पूर्वी से लेकर के 1200 तक यहाँ पर प्राकृत को अपभ्रंश किया गया। अपभ्रंश यानी उसका बिगड़ा हुआ रूप। जैसे कि कोई माँ हलवा बना रही हो और बिगड़ जाए तो उसमें पानी और दूध डाल करके लपसी बना दे। स्वाद है कि नहीं? स्वाद है कि नहीं? लेकिन वो हलवा नहीं है, वो लपसी है। स्वाद तो मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी, लेकिन वो हलवा नहीं कहलाएगा। ऐसी अपभ्रंश भाषा में भी मधुरता है, स्वाद है, लेकिन वो प्राकृत नहीं है। और अपभ्रंश बड़ी मधुर भाषा है, उसमें ऊ विकरण का बहुत प्रयोग किया पंडित जी। और प्राकृत सीखने के बाद कोई अगर 7 दिन देता है तो वो अपभ्रंश भी सीख सकता है। आपसे एक प्रश्न करते फिर अपन अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। पहले भाषा सीखना चाहिए कि सिद्धांत? हाँ, और आप लोग क्या सीखते हो? आपका पहला स्टेप गलत है। ओशवाल समाज में श्वेतांबर आमना की प्रशंसनीय बात है कि वहां बच्चे से बच्चा हो, छोटा या वृद्ध, छोटी उम्र का साधु या बड़ी उम्र का साधु हो, उनको पहले प्राकृत पढ़ाते हैं। एक श्रावक आया मेरे पास, उनकी भाषा में कह रहा हूं, बोले महाराज साहब मैं प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना का पाठ करता हूं। उत्तरायण दिन कहते हैं उनके यहां पर कि जो अंतिम उपदेश था वो उनके आचार्यों ने लिपिबद्ध किया। विषय क्या है उससे कोई मतलब नहीं, रुझान देखो, रुझान। वो बोले मैं प्रतिदिन पाठ करता हूं, 15 मिनट लगते हैं। आप लोगों में से कौन है जो प्राकृत का पाठ करना चाहता है और करता है? कहां करते हो? केवल प्राकृत में आपको 2 गाथाएं याद हैं, एक गाथा और एक श्लोक याद है, नमोकार मंत्र और उसका फल ऐसो पंच नमोकारो। उसमें भी आप परस्पर में विवाद कर लेते हो, नमो यारो, नमोकारो और नमोकारो। सही क्या है? सब मिलेगा।
तीनों सही है, किस अपेक्षा से सही है? एक प्राच्य प्राकृत से, एक वर्तमान की प्राकृत से, एक ध्वनि परिवर्तन से। इसको सीखना विकास भैया ये बहुत आवश्यक है। सिद्धांत तो आ गया। छोटे से बच्चे को, 2 साल के बच्चे को नमोकार आता कि नहीं आता है? क्या वो लिख पाएगा? क्या वो पढ़ पाएगा? पढ़ लेगा नमोकार मंत्र, लिख लेगा, लेकिन शुद्ध बोल लेगा, क्योंकि पहले भाषा का ज्ञान, फिर लिखित सिद्धांत ज्ञान। और इस शिविर में आपको कुछ भिन्न भिन्न विधाएं सिखाई जाएंगी। संस्कृत से प्राकृत, हिंदी से प्राकृत, और प्राकृत से संस्कृत, प्राकृत से हिंदी। ये भिन्न भिन्न विधाओं को सीखेंगे हम, क्योंकि अपने भावों को जब कोई लिखता है तो उसमें विशुद्धि अधिक रहती है। आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, सुनना, लेकिन आप उस नोट से पढ़ोगे तो वो आपको गंभीरता में आनंद नहीं आएगा। जब अपने बनाओगे नोट्स, अपने कागज रहेंगे, उसका आनंद आएगा, क्योंकि अपने लिखे पे राग होता है, अपने लिखे पे राग होता है। इस प्रकार से प्राकृत को मुख्य 4 भाषाओं में विभाजित किया गया है। महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और शौरसेनी। और इसमें 3 और जोड़ी गई, मतलब पैसाची यानी चूलिका, और अर्धमागधी और अपभ्रंश, तो ये 7 हो जाती हैं। और भी इनका विस्तार करते करते जैन शौरसेनी, जैन महाराष्ट्री, सब प्राकृत आएंगी। लेकिन आपको हम इतना सारा नहीं पढ़ाएंगे, अपन भिन्न तरीके से पढ़ेंगे, नोन टू अननोन। चलिए, ये बोर्ड में अपन लिखते हैं 10। क्या लिखते हैं? 10। 10 को 100 करना हो तो, 1100 करना हो तो 1 बढ़ा दो। उसी 10 को 108 करना हो तो 8 लगा दोगे, और 100 को 108 करना हो तो 0 के ऊपर एक गोला और बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? सीखना अपने को 10 है। क्या सीखना है? इस शिविर में आपको 10 लिखना सिखाया जाएगा, और आखिरी दिन आपको बता दिया जाएगा कि पाली प्राकृत के 10 विषय हैं, महाराष्ट्री के 10 हैं, जैन शौरसेनी के 10 हैं। अपन सीखेंगे प्राकृत, सीखेंगे अपन प्राकृत। मुझे इस बात का आज भी अंदर एक दर्द है। एक बहुत बड़े विद्वान ने मुझसे एक बात कही थी कि आज जितने भी लोग हैं प्राकृत में लिख रहे हो चाहे पढ़ रहे हो, सबकी प्राकृत भ्रष्ट है। मुझे उनको इस शिविर की श्रृंखला से एक जवाब देना है कि प्राकृत भ्रष्ट नहीं है, उसको लोग पढ़ते नहीं है व्यवस्थित ढंग से। प्राकृत हमारी जननी है, जैसे बोलते ना हिंदी हमारी मातृभाषा है, प्राकृत हमारी भाषा है। और प्राकृत का जब बिगड़ते बिगड़ते रूप आया तो बना अपभ्रंश, और अपभ्रंश भाषा के साथ जब पुर्तगाल से लोग आए भारत पर युद्ध करने, चढ़ाई करने, कब्जा करने, तो ये मैंगलोर के रूट से आए, क्योंकि राजस्थान के मराठों ने घुसने नहीं दिया। तो वो आए तो हिंदुस्तानी भाषा लेकर के आए, वो अपनी भाषा में बात करते थे। वो हिंद प्रदेश की भाषा हिंद स्थानी, तो वो हिंद स्थानी भाषा को लाए, अपभ्रंश और वो मिली, ये 2 मिलकर के बन गई हिंदी। हिंदी स्वतंत्र नहीं है, हिंदी में लगभग 70 भाषाओं के शब्दों का समावेश है। बस भाषा मतलब प्राकृत। इस प्राकृत भाषा को अपन अब आगे समझेंगे। दोपहर के मध्याह्न के सत्र में प्रथम अध्याय प्रारंभ होगा। उस प्रथम अध्याय में आपके लिए वर्णों की पूरी व्यवस्था बताई जाएगी कि प्राकृत में कितने वर्ण हैं, उनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, क्रम क्रम से पढ़ाएंगे। और अपने इस शिविर में केवल आपके लिए 4 ही अध्याय पढ़ाए जाएंगे।
इन 4 अध्यायों में आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप प्राकृत गाथा को हिंदी में कर सकते हो। ये प्रथम सत्र था, तो जो विद्वत वर्ग हैं उनके लिए किसी आमंत्रण की या फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सामान्य श्रावक हैं उनके लिए विचारणीय है, क्योंकि कक्षा में विघ्न ना हो। और बड़ा सरल है प्राकृत सीखना। आप लोगों को संस्कृत आती है? पूरी आती है संस्कृत कितने लोगों को? तो प्राकृत कैसे सीखोगे? कोई बात नहीं, आपको केवल हिंदी आना चाहिए। अगर आपको प्राकृत में एकदम निष्णात होना है, जितने अपने पंडित वर्ग से, संस्थान से उभरते विद्वान आ रहे हैं या जो बैठे हैं, उनसे एक बात कहनी है, केवल 2 या 3 अगर आपके पास विषय हैं तो आपको प्राकृत को पकड़ने में सरल रहेगा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ याद हो या प्राकृत का प्रतिक्रमण याद हो तो आपके लिए पकड़ने में बड़ा सरल रहेगा। लेकिन वो भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हिंदी अच्छी होना चाहिए। हिंदी, मात्र हिंदी, तो भी आपका काम हो जाएगा। मेरा एक विश्वास है कि कला विद्यार्थी में नहीं, कला अध्यापक में होना चाहिए, तभी विद्यार्थी को गढ़ पाते हैं। इतनी तो योग्यता उसमें हो कि वो पढ़ ले, लेकिन बनाने वाला वो जो होता है वो अध्यापक होता है। हमको भी किसी अध्यापक ने बनाया है, एक गुरुजी, दूसरा अध्यापक था समय, तीसरा अध्यापक था ललक, चौथा अध्यापक था जुनून और 5वां अध्यापक था अभ्यास। फिर से बोलूं, गुरु, समय, ललक, जुनून और अभ्यास, ये 5 गुरु को जागृत करवाएंगे। जैसे कुंडली जागरण करते ना, ऐसी 5 गुरु को जब हम जागृत करेंगे तब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। यहां बैठे कितने लोगों ने जो पंजीकरण करवाया है अभी, जिनका एडमिशन हुआ है प्रॉपर, है ना? तो जो लोग अभी यहां पर हैं उनको आप विषय वस्तु दे दें, किट दे दें। और जो लोग दो मध्याह्न में आएंगे तो पंडित जी 1:30 बजे से कक्षा प्रारंभ है, आप 1:15 बजे सबको यहाँ इकट्ठा करके किट वितरण कर दें। अपन सबका परिचय मध्य में करेंगे, क्योंकि जैसे एक दिन का मुख्यमंत्री बने तो किसी का परिचय नहीं लेता। 7 दिन का अपना शिविर है, 6 दिन का, हम सबका परिचय क्रम से हम स्वयं ले लेंगे। क्योंकि जो विद्वान है, मेरा ये सोचना है कि इस शिविर से ऐसे ऐसे विद्वान निकले जो आगे जाके AN उपाध्याय, पंडित महेंद्र चंद जी न्यायाचार्य, कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, ऐसे बड़े बड़े विद्वान, और पंडित आशाधर शास्त्री, बनारसी दास जैसे विद्वान इस शिविर से निकले, ये मेरा भाव है। जिन आगम की सत्य प्ररूपना सामने आए, कई बार आपके लिए शब्द आएगा कि व्यवहारो भूदत्तो, बड़ा विवादित विषय है कि व्यवहार को अभूतार्थ की जगह भूतार्थ कह दिया, और फिर कहते हैं भूदत्तो, 2 बार भूतार्थ क्यों लिख दिया? ईशा भावेण पुरो केई निंदंती सुंदरम मग्गम तेसिम वर्णम सोचा भक्ति मां कुण जिण मग्गे। तो यहां तो भक्ति लिखा है, अभक्ति शब्द नहीं लिखा है। ये बहुत सारे शब्दों को अपन समझेंगे। प्राकृत को बड़ा सुंदर आयाम है। क्या आप लोगों को पता है, कुंदकुंद स्वामी ने प्राकृत में ही लिखा है ना, लेकिन ध्यान रखना उनकी प्राकृत से अच्छी उनकी संस्कृत थी। अगर इस बात को आप बोलो तो इस पर थीसिस हो जाएगी पंडित जी। कुंदकुंद स्वामी के पास जो संस्कृत का शब्दकोश था, संस्कृत की क्रिया पक्ष, कृदंत पक्ष, तद्धित पक्ष थे, वो किसी भी और अपरवर्ती आचार्य ने प्रयोग नहीं किया। जैसे प्रवचन सार जी में एक शब्द आता है पप्पो, ये किसी भी प्राकृत के नियम से नहीं बनता, ये प्राप्या शब्द है, प्राप्त करके।
तो ये अगर संस्कृत में आप पढ़ोगे, प्राकृत में तो बोलेंगे ऊण, पावी ऊण, पावी, लेकिन पप्पो शब्द नहीं मिलता। निर्दिष्टम, निर्दिष्ट ये संस्कृत शब्द है, प्राकृत नहीं है। ऐसे अनेकों शब्दों की अपन चर्चा करेंगे और एकदम सरल भी है। जिन जिन की शादी हो गई उनके पत्नी के भाई को क्या कहते हो? साला। और जब पत्नी के घर जाते तो वो क्या है? तो ससुराल, साला, ये सब प्राकृत। कायरे, का हो गौ यानी गता, गौ यानी गता, प्राकृत में हो गया गौ, कि क्या दुर्घटना हो चुकी है। तो ये सब अपभ्रंश प्राकृत भाषा ही बोलते हो। प्रतिदिन के शब्द में जो आप घर में बोलचाल बोलते हो उसमें 60% प्राकृत है। बस पकड़ते नहीं हो, इन सबको अपन पकड़ेंगे और प्राकृत को यहाँ करेंगे। पंडित जी मेरा भाव है, ऐसे ही प्राकृत के शिविर, ऐसे ही संस्कृत के, ऐसे ही अपभ्रंश के और ऐसे ही आगम ग्रंथों के अब अनेक शिविर लगना चाहिए। चाहे महीने में 1 लगे, चाहे साल में 10 लगे, लेकिन ये शिविर लगना ही चाहिए। शेष अपन मध्याह्न में चर्चा करेंगे। अब प्राकृत का आपको परिचय दिया गया है और विषय वस्तु आपको दी जा रही है। क्रम क्रम से उसी विषय वस्तु पर अपन आगे जाकर के अध्ययन करेंगे। और जो दीपावली के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ है विषय वस्तु के लिए, कल या परसों में आपको पूरा विषय वस्तु मिल जाएगी और शेष अपन आगे देखेंगे। मध्याह्न में आज 1:30 बजे से कक्षा विधिवत रूप से प्रारंभ होगी। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। 2 मिनट का समय लूंगा। महाराज श्री जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी आपके समक्ष हम सब एक अबोध बालक की तरह कोरी स्लेट लेकर के आए हैं। जिनके पास जितना है वो सब हमारी जो विद्वत्ता है, आपके आगे वो सब हम अबोध बालक हैं। इसलिए हमारा व्यक्तिगत ये निवेदन है कि हम सभी का फॉर्म भरेंगे महाराज जी। कारण उसका दूसरा है, व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा कभी और एक बात आएगी कि इंदौर का प्रथम शिविर किसने किया था, तो महाराज श्री मैं तो चाहूंगा कि मेरा नाम उसमें रहे कि मैंने आपसे सीखा है। ये नहीं रहे कि महाराज श्री ने सिखाया और हम बैठे रहे, नहीं, हम शिष्य बन के महाराज श्री के रजिस्टर्ड शिष्य बने थे। ये मैं चाहता हूं और शायद मैं समझता हूं जो भी यहाँ सविता दीदी बैठी हैं ये प्राकृत की बहुत बड़ी विदुषी हैं महाराज श्री। और मैं जब दिल्ली में था और वहाँ प्राकृत अकेडमी जो श्वेतांबरों की वहाँ चलती है, तो वहाँ पर हमने एक बहुत 20-25 दिन की कार्यशाला वहाँ पर अटेंड की थी और दीदी ने भी अटेंड की थी। और वहाँ पर महाराज श्री एक बड़ी समस्या ये थी कि 16 का भोजन कैसे हो और कैसे वो कार्यशाला चले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर उसमें आते हैं, बड़ी समस्या आती है। तो वो श्वेतांबरों ने व्यवस्था वहाँ नहीं बन पा रही थी, तो दीदी ने निकट एक गांव था 3 किलोमीटर दूर, उस गांव में एक छोटे जिनालय में वहाँ रह करके 16 का भोजन किया, अपना संयम का पूरा निर्वहन किया। और फिर जिसको भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी है जो दिल्ली में, वहां पर महीने भर की 2 महीने की कार्यशाला की। हम लोग कहाँ कहाँ भटके प्राकृत सीखने के लिए। पंडित जी हमने प्राकृत कैसे सीखी बताऊं? जी हमको किताब मिली थी, ये भी नहीं बताया गया था कि प्राकृत क्या होती है और सेल्फ स्टडी करना थी। आचार्य जी ने कहा तुम देख लो, कमल कुमार जी सोहानी की प्रेरणा, और हमने स्वयं 20 दिन में पूरी प्राकृत की थी। धन्यवाद। तो महाराज श्री ये तो हम सबका सौभाग्य है कि हमें आप मिल गए। और खासगी वाला जी ध्यान दें, श्रुत आराधना जो वर्षा योग का नाम रखा है, इसकी सार्थकता इसी में है कि इसका हमें यहाँ प्राकृत शिविर में सार्थकता दिखेगी कि हमने श्रुत की क्या आराधना की है। और जितने हमारे अनुष्ठान होते हैं वे सब होते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से जो हम सीखेंगे वो श्रुत आराधना का फल होगा। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, समय हो रहा है, क्योंकि अब हमारे सभी श्रावक, सामान्य श्रावक प्रवचन के लिए महाराज श्री आपकी प्रतीक्षा है, तो हम सब उधर प्रवचन हॉल में चलेंगे। और दोपहर में ठीक 1:30 बजे से महाराज श्री कक्षा है, 1:15 आप लोग 1:15 बजे आ जाएं ताकि आपको जो किट वगैरह जो भी विद्वान हो उनको किट मिल जाए और वो ताकि अपना मैटर व्यवस्थित कर लें। और पंडित जी
ये जो आज का सुबह का वक्तव्य था, एक प्राकृत का ग्रुप बनाया आपने, प्राकृत शिक्षण शिविर का। जो लोग उस ग्रुप में नहीं हों वो उस ग्रुप में ऐड हो जाएं, क्योंकि ये जो डाटा है केवल अभी उसी ग्रुप में उपलब्ध होगा और इसका बाहर अभी प्रचार नहीं होगा, गुरु जी की जब तक आज्ञा नहीं आएगी। इसलिए इसकी वीडियोस आपको तब तक नहीं मिलेंगी जब तक उनकी आज्ञा नहीं आएगी। उन्होंने कहा अभी रिकॉर्ड कर लो, ये जो फर्स्ट सेशन है उस ग्रुप में डाल देना, जो लोग नहीं आए हों उनके लिए। ठीक है, और आज डाटा दे देना। सबको जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे और उसमें आपको लिंक या वीडियो मिल जाएगा, जिससे हम इस पूरे सुबह के सत्र को अच्छे से समझ सकेंगे, देख सकेंगे। और जो भी थोड़ी बहुत कमी या सेटअप में अभी लग रही हैं वो धीरे धीरे हम लोग ठीक कर लेंगे। तो आप सब समय का ध्यान रखेंगे और सब खड़े होकर के एक बार जिनवाणी स्तुति करके इस सत्र को अभी हम विराम देंगे।